Hello everyone. Our today's topic of discussion is the various Rajput kingdoms in medieval India. So in this we will discuss about firstly the introduction part to these Rajput kingdoms, then about the rise of these Rajput kingdoms to power in India, then about the important Rajput kingdoms and their main centers. Then finally in brief we will discuss about the society under Rajputs, and last में हम लोग देखेंगे about the various reasons that were responsible for the decline of Rajputs in India. So now starting with the introduction part. So the Rajput kingdoms of medieval India were a collection of feudal states that emerged in the northwestern region of India, primarily in present day Rajasthan, but also extending into parts of Gujarat, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Haryana. तो बेसिकली जो राजपूत किंगडम्स थी मेडिवल इंडिया की, वो क्या थी? कलेक्शन ऑफ फ्यूडल स्टेट्स थी. अब फ्यूडल स्टेट्स क्या है? बेसिकली हमने पढ़ा था एंशिएंट इंडिया में भी कि उस टाइम पे भी फ्यूडलिज्म प्रेवलेंट था. तो फ्यूडलिज्म की बात करें तो बेसिकली इट इज अ डिसेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम. एक इस तरह का सिस्टम है ये पॉलिटिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है. दैट इज जो पावर है वो एक मेन किंग के पास, मेन अथॉरिटी की बजाय छोटे जो लेवल्स पे जो लोकल रूलर्स थे उनमें डिवाइडेड थी. तो डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था जिसमें जो पावर थी दैट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द लोकल रूलर्स एंड लैंडलॉर्ड्स बेस्ड ऑन द लैंड ओनरशिप. तो उनको जो मेन अथॉरिटी थी वो कुछ लैंड प्रोवाइड कर देती थी, उसकी ओनरशिप उनके पास होती थी, और जो उस लैंड का ओनर होता था वो बेसिकली लोकल रूलर्स होते थे या काफ़ी बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो होते थे. तो उनके पास में वो जगह के साथ साथ में उसको एडमिनिस्टर करने की भी पावर होती थी. तो बेसिकली ये एक डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर था, दैट इज द फ्यूडलिज्म पार्ट. तो राजपूत किंगडम्स भी ऐसे ही काफ़ी सारी फ्यूडल स्टेट्स की एक कलेक्शन थी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में. तो बेसिकली ये राजस्थान के पार्ट्स में थी, बट साथ में ये एक्सटेंड करती थी टुवर्ड्स गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा. तो बेसिकली नॉर्थ पार्ट में और नॉर्थ वेस्टर्न और इवन सम सेंट्रल पार्ट्स में भी ये प्रेवलेंट थे. द राजपूट्स नोन फॉर देयर वेलर, cavalry and adherence to the code of honor, they played a significant role in the political landscape of India from the 6th century to 12th century CE. So as we know कि जो राजपूत हैं वो अपनी बहादुरी के लिए बहुत फेमस हैं, for their the adherence to their code of honor. तो उसके लिए ये बहुत फेमस है और इनका पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है बिटवीन द 6th century to 12th century. देन अगर हम लोग अलग अलग राजपूत किंगडम्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे तोमर्स थे, तोमर्स ऑफ दिल्ली, देन चाहमनास और चौहान्स ऑफ अजमेर, उसके बाद यहाँ पे गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज है, देन वी हैव परमार्स, सोलंकीज, चंदेल्स. तो इस तरह से काफ़ी अलग अलग तरह की यहाँ पे राजपूत किंगडम्स हमें देखने को इंडिया में मिलती थी उस टाइम पे, एंड दिस इज द मैप शोइंग दैट. सो नाउ वी कम ऑन टू द राइज ऑफ राजपूत्स. तो राजपूत पावर जो है वो कब राइज हुई तो उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे. सो अराउंड द 1050 CE गुज्जर प्रतिहार्स दे वर डोमिनेटेड. तो जब ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था, हमने जो एंशिएंट हिस्ट्री के एंड में पढ़ा था, जिसमें बेसिकली गुज्जर प्रतिहार्स, राष्ट्रकूट्स और पाल्स इन्वॉल्व थे. तो इन तीनों के बीच में एक पावर स्ट्रगल था फॉर द सिटी ऑफ कन्नौज, और इस स्ट्रगल में जो कि अराउंड 150 ईयर्स तक चला था, इसमें फाइनली गुज्जर प्रतिहार्स दे वर विक्टोरियस. तो सिंस ये जीत तो गए थे उस टाइम पे, बट ये इनकी जो ये पावर स्ट्रगल थी, जो बैटल्स इन्होंने लड़ी हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं इतनी सारी, उसकी वजह से क्या हुआ कि इनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो ड्रेन हो गए थे. सो द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में तो गुज्जर प्रतिहार्स थे डोमिनेटेड. सो बट प्रॉब्लम क्या हुई कि इनके जो रिसोर्स थे वो ड्रेन हो गए थे इस लड़ाइयों में, बिकॉज वॉर्स आर ऑलवेज वेरी एक्सपेंसिव. तो इनके रिसोर्सेज उसमें चले गए थे, तो जीतने के बाद भी इनकी पावर जो थी वो कम हो गई थी. तो अल्टीमेटली जब किसी रीजन में पावर कम होती है तो वहां पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होता है. दैट इज कोई भी एक रीजन जो है, अगर उसमें कोई एक पावर वीक होती है तो देयर इज अ टेंडेंसी कि वहां पे कोई और पावर आके अपना राज जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी.
So this led to the political uncertainty or instability in the northern region of India. तो since कोई strong power उस time पे northern region में नहीं थी, so that paved the way for the rise of various Rajput kingdoms. तो इस तरह से अलग अलग राजपूत किंगडम्स जो है वहां पे आ गई. हमने ये चीज एंशियंट इंडिया में भी देखी थी कि जब एक स्ट्रांग पावर जो है वो वीक हो जाती है तो उनके जो लोकल वहां पे फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं या जो अलग अलग वहां पे रूलर्स होते हैं वो उस बड़ी राजपूत किंगडम के डिक्लाइन होने के बाद में अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो अपना एक अलग सा किंगडम बना लेते हैं. तो इसी तरह से जब गुर्जर प्रतिहार का डाउनफॉल हुआ तो उसके बाद में काफी सारी जो वहां पे राजपूत किंगडम्स थी उन्होंने अपना अलग अलग किंगडम जो है वो इस्टेब्लिश कर ली और इस तरह से राजपूत्स दे रोज टू पावर इन नॉर्दर्न इंडिया. So Rajputs considered themselves to be Kshatriyas. So therefore they are the warrior class, क्योंकि क्षत्रियास में warrior class आती है और जो ruling powers हैं वो आती हैं. So there are around 36 clans of Rajputs and most of the clans they considered themselves from the Sun family. तो ज्यादातर जो राजपूत क्लैंस थे वो अपने आप को दो फैमिलीज में से बताते थे कि हमारे दो क्लैंस हैं, दैट इज द सन फैमिली दैट इज सूर्यवंशी एंड द मून फैमिली दैट इज चंद्रवंशी. बट कुछ क्लैंस ऐसे थे जैसे कि चौहान्स, परमार्स, सोलंकीज एंड प्रतिहार्स, ये क्लेम करते थे कि इनका जो लीनियज है वो फायर फैमिली से दैट इज अग्निकुल से. तो मोस्ट ऑफ द राजपूत क्लैंस जो थे वो सूर्यवंशी या चंद्रवंशी थे, बट ये जो चार थे चौहान्स, परमार्स, सोलंकीस और प्रतिहार्स, ये कंसिडर करते थे कि इनका जो लीनियज है फैमिली का दैट इज फ्रॉम अग्निकुल. सो दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट. अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट द वेरियस इंपॉर्टेंट राजपूत किंगडम्स इन नॉर्दर्न इंडिया. सो द फर्स्ट वन आर द तोमार्स ऑफ Delhi. The modern Delhi city was founded by Anangpal Tomar in 11th century. तो जो अब मॉडर्न जो दिल्ली है इस टाइम पे that was founded by the ruler Anangpal Tomar of Tomar dynasty in 11th century. However, there was a triangular contest for supremacy among Tomars, Chauhans और गढ़वाल्स. तो जैसे कन्नौज ट्रायंगल था वैसे ही यहाँ पे भी एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट था पावर के लिए तोमार्स में, चौहान्स में और गढ़वाल्स में. तो दीज आर द तोमर्स, ये चौहान्स और यहाँ पे गढ़वाल्स. तो ये जो ट्रायंगुलर यहाँ पे इनके बीच में भी पावर स्ट्रगल जो था वो चलता रहता था. अब चौहान्स की बात करें तो इनको चौहान्स बोलते हैं या चाहमनास भी बोलते हैं. सो दे वर बेसिकली फ्रॉम अजमेर. तो अजय राज चौहान फाउंडेड अजय मेरू के नाम से उसको बाद में चेंज करके वो अजमेर बन गया. सो अजय राज चौहान ने अजमेर को फाउंड किया था इन 1093 CE. तो बेसिकली जो चौहान्स थे और चाहमनास थे उनका ये रीजन था मेन इन्फ्लुएंस का, यहाँ पे उनका रूल था. और दिस इज द अजय राज चौहान हु इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ अजमेर. इनके बाद विग्रह राज IV और विशाल देव, ही वॉज अ ग्रेट एम्पायर बिल्डर एंड पेट्रन ऑफ लर्निंग. ही इस्टेब्लिश्ड संस्कृत कॉलेज एट अजमेर विच वॉज लेटर कन्वर्टेड टू अढ़ाई दिन का झोपड़ा बाय कुतुबुद्दीन ऐबक. तो विग्रह राज IV और उनका और एक नाम था विशाल देव. सो ही वॉज अ ग्रेट एम्पायर बिल्डर और साथ में वो लर्निंग के भी बहुत बड़े पेट्रन थे. तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया था अजमेर में संस्कृत कॉलेज को, जो कि बाद में उसका नाम चेंज करके अढ़ाई दिन का झोपड़ा बना दिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने. सो जो ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा है इसके बारे में भी, इसके नाम के बारे में काफी सारी स्टोरीज हैं. तो कुछ सोर्सेज में ये बोला गया है कि ये जो मॉस्क थी इट वॉज बिल्ट इन 2.5 days, दैट इज अढ़ाई दिन में ये बनी थी. तो उसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया अढ़ाई दिन का झोपड़ा. कुछ सूफी क्लेम्स में ये बोला गया है कि ये जो नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा दैट सिग्निफाइज कि जो ह्यूमन लाइफ है वो टेम्परेरी है. तो अढ़ाई दिन की लाइफ है उसके अकॉर्डिंगली अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसका नाम पड़ गया. ये कुछ सूफी क्लेम्स में ऐसा बोला गया है. वाइल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है दैट इज ASI, उसने ये बोला है कि इसका नाम प्रोबेबली इसलिए अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा बिकॉज यहाँ पे एक
2.5 days का, दैट इज 2.5 दिन का यहाँ पे एक फेयर लगता था, मेला लगता था, तो उसी के नाम पे शायद इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ गया। तो ये कुछ क्लेम्स हैं, बाकी एग्जैक्ट इसका रीजन क्या है इसके नाम का वो तो हमें नहीं पता, बट ये कुछ क्लेम्स हैं इसके नाम के बारे में। सो नेक्स्ट रूलर वॉज पृथ्वीराज II और पृथ्वीराज चौहान, हु इज फेमस फॉर फाइटिंग अगेंस्ट मोहम्मद घुरी एट द बैटल ऑफ तराइन। तो 2 बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान ने लड़ी थी अगेंस्ट मोहम्मद घुरी। जो फर्स्ट थी उसमें वो 1191 में हुई थी और उसमें जो है वो पृथ्वीराज चौहान वो जीत गया था। और जो सेकंड थी उसमें रिवर्स हुआ था, वेयर मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और उसके बाद में क्या होने लगा कि अराउंड द अर्ली 11th सेंचुरी यहाँ पे और इवन इन 12th सेंचुरी यहाँ पे जो मुस्लिम इन्वेजन्स थे, टर्क्स के इन्वेजन से थे, वो होते रहे यहाँ पे। और वो लोग क्या करते थे, यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा प्लंडर करते थे, लूट करते थे, और जो वो वेल्थ थी वो अपने साथ वापस ले जाते थे अपने एरियाज में। और ऐसे काफ़ी सालों तक चलता रहा और फाइनली जो 12th सेंचुरी है उसमें मोहम्मद घोरी ने इंडिया की पहली मुस्लिम स्टेट जो थी वो इस्टेब्लिश कर दी थी इंडिया में। सो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ इस्लामिक रूल इन इंडिया विद द कमिंग ऑफ एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ मोहम्मद घोरी इन इंडिया। और वो बेसिकली यहीं पे हुआ था आफ्टर ही डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। तो राजपूत की पावर कम होती गई और ऐसे ही उसकी वजह से जो पॉलिटिकल वैक्यूम वहां पे क्रिएट हुआ, इवेंचुअली वहां पे वो इस्लामिक पावर्स ने जो कि बाहर से आई थी उन्होंने उस वैक्यूम को फिल अप कर लिया। देन वी कम ऑन टू द गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज। अगर मैप में इसका एरिया देखें तो प्राइमरीली उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन्स हैं। सो दे मेनली रूल्ड फ्रॉम द रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार। Their capitals were वाराणसी एंड कन्याकुब्जा, दैट इज ऑल्सो नोन एज कन्नौज। तो कन्याकुब्जा ही कन्नौज का एक दूसरा नाम था उस टाइम पे। तो इनके 2 मेन कैपिटल्स थी, वाराणसी और कन्याकुब्जा। इनका जो मोस्ट पावरफुल रूलर थे इस डायनेस्टी के, ही वॉज गोविंद चंद्र, हु हैड डिफेंडेड हिज किंगडम अगेंस्ट टर्किश रेड्स। तो सिंस वहां पे इस टाइम पे अब टर्किश इन्वेजन्स जो थे वो होते रहते थे, तो गोविंद चंद्र he is famous for defending his kingdom against these foreign raids. The last ruler was Jayachand, who was defeated by Qutbuddin Aibak in the Battle of Chandavar. तो बैटल ऑफ चंदावर में फाइनली जो इनके लास्ट रूलर थे जयचंद, उनको कुतुबुद्दीन ऐबक की जो फोर्सेस थी उन्होंने हरा दिया था और इस तरह से इनकी जो डायनेस्टी थी उसका डिक्लाइन हो गया। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन टू द राजपूत किंगडम्स एंड हाउ दे रोज टू पावर। और उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट तोमर्स ऑफ दिल्ली, चौहान्स ऑफ अजमेर एंड गढ़वाल्स ऑफ कन्नौज। तो ये हमने आज पढ़ा और इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग राजपूत किंगडम्स लाइक परमार्स, चंदेल्स, सोलंकीज, गोहिलास, सिसोदियास। तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।